आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा परेशानी होने की वजह से बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों के साथ जब काम किया है तो मुझे एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम नजर आता है जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। और मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो मेरे अंदर एक एंजाइटी सी आ जाती है और मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स इस चीज़ को क्यों नहीं समझता। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहैब सेंटर। देखिए, जब भी हम अपने बच्चे के साथ काम करते हैं ना तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और चैलेंज जब आते हैं और हम उन पर काम करते हैं तो हमारे अंदर एक हैप्पीनेस भी आता है। आज मैं ये डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि जो ये पेरेंट्स हैप्पी हो रहे हैं कि हाँ मेरे बच्चे में रिजल्ट आ रहा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, मैं उनको एक ऐसा एनालिसिस देना चाहता हूँ ताकि वो एक्चुअल में जो रियल हैप्पीनेस है उनको वो समझ पाए। ऐसे ना हो कि वो ऐसे खुश हो रहे और खुश होते होते उनके बच्चे में कुछ ऐसा इशू हो जा रहा है कि जिनको वो समझते, जब बाद में समझते तो वो एक ज्यादा बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात बन जाए उनके लिए। तो मुझे लगता है कि आज हमें इस बारे में डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। शायद ये वीडियो मेरी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन प्लीज पूरा सुनिएगा ताकि आप अपने बच्चे को अच्छे से समझ पाए, अच्छे से एनालिसिस कर पाए और जो एक्चुअल हैप्पीनेस है वो अपने बच्चे में देख पाए और खुद भी खुश हो पाए। कि नहीं, ये मेरे बच्चे ने काम किया, एक्चुअल में मेरा बच्चा अच्छा जा रहा है। ऐसा ना हो कि हाँ ये कर रहा था, ये कल को नहीं किया, फिर ये हो रहा था, फिर थेरेपिस्ट ने काम नहीं किया, फिर हमने काम किया था तो पेरेंट्स ने काम नहीं किया। ऐसी बहुत सारी बातें आप नहीं करें। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी हम अपने बच्चे के साथ काम करते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीजों का एक साथ ध्यान रखना पड़ता है। हमें अटेंशन पे ध्यान देना है, हमें उसके सेंसरी लेवल पे ध्यान देना है, हमें बिहेवियर पे ध्यान देना है, हमें उसके मेंटल एज पे ध्यान देना है, हमें उसके स्किल्स पे ध्यान देना है, हमें उसके एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग की तरफ ध्यान देना है। तो हमें बहुत सारी चीजें एक साथ लेकर चलनी पड़ती है। अब मैं ये बात करता हूँ कि जब पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ काम करता है और एक थेरेपी सेंटर लेकर जाता है तो जब वो थेरेपी सेंटर में देखता है कि हाँ मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो वो खुश होता है, क्योंकि वो पहले नहीं कर रहा था अब कर रहा है। लेकिन ये खुश होने वाली बात नहीं है। खुश किस पे होना चाहिए वो समझ लेते हैं। देखो, प्लेजर अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ हो तो एक्चुअली वो प्लेजर बनता है, नहीं तो अगर आप बिना समझ के अगर वो प्लेजर बना रहे हो तो शायद वो हैबिट हो सकता है, शायद वो ऐसी चीजें हो सकती है जिसमें खुशी ना हो कि वो जैसे होता है ना कि कोई चीज बहुत ज्यादा मिलनी थी और थोड़ी सी मिल गई, चलो हाँ इतना तो मिला। लेकिन इतना तो मिला की वजह से अगर बच्चे में कोई आगे जाके चैलेंज आ जाए तो वो ठीक नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे के साथ काम कर रहे हैं या कोई थेरेपिस्ट काम कर रहा है या आप कहीं पे ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं, ऑफलाइन सेशन ले रहे हैं या थेरेपी सेंटर जाके किसी थेरेपिस्ट को अपना बच्चा दिखा रहे हैं और एक थेरेपिस्ट कह रहा है कि आपका बच्चा तो इतना अच्छा हो गया यार, इतना अच्छा कर रहा है, लेकिन वो किस अकॉर्डिंग कर रहा है। पहली बात समझो, जैसे मान के चलो 5 ईयर का बच्चे का एज है, लेकिन जो वो बिहेव कर रहा है, जो वो सेंसरी में अवेयरनेस दे रहा है, जो स्किल्स में वो स्टेप यूज कर रहा है या उसको बिहेवियर में जो उसको चैलेंज आ रहे हैं वो 3 ईयर के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब तक वो 5 ईयर का ना हो जाए आपको उस पर हैप्पीनेस नहीं बनाना। तो पेरेंट्स कहता है अगर हैप्पीनेस नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देंगे तो कैसे खुश होंगे, फिर कैसे हम अपने बच्चे के साथ काम करेंगे, इसके लेके आगे मैं बात करूंगा, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। तो 5 ईयर के अकॉर्डिंग अगर बच्चा है और आप 3 ईयर के अकॉर्डिंग अगर आप सोच रहे कि नहीं मेरा तो बच्चा पहले इतना भी नहीं करता था ना, अब तो इतना करता है ना, तो इतना करने से बात नहीं बनेगी। आपको ये चाहिए कि मेरा बच्चा 5 ईयर के अकॉर्डिंग करे, मेरा बच्चा जो भी बिहेव करे, जो भी स्किल सेट दिखाए, जो भी सेंसरी में काम करे, जो भी अटेंशन दे वो 5 ईयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि वो 3 ईयर के अकॉर्डिंग हो। आप ये कहते हैं कि मेरा बच्चा पहले तो 1 ईयर के अकॉर्डिंग लग रहा था, मेरा बच्चा तो पहले 1 ईयर के हिसाब से काम करता था, अब क्या कर रहा है, अब 3 ईयर के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो खुश होने वाली बात है, अब आगे भी बढ़ जाएगा। शायद जब वो आगे बढ़े तो शायद उसी पे रुका रह जाए, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कई बार हमारे थेरेपिस्ट या कोई ऐसे डॉक्टर या कई ऐसे पेरेंट्स उसी 3 ईयर के अकॉर्डिंग घुमाते रहते अपने बच्चों को। जैसे मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स इतना प्रॉम्प्ट देता अपने बच्चों को, इतना प्रॉम्प्ट देता है, प्रॉम्प्ट का मतलब हेल्प, कि हम बच्चे को इतने हेल्प के साथ कराते हैं ना तो हमें लगता है कि बच्चा 3 स्टेप फॉलो करता है। जैसे मैं बोलूँ कि किचन से गिलास लेकर आओ, फिर सोफे पे बैठो, फिर पानी पियो, फिर क्लैपिंग करो, ये 3 ईयर का बच्चा कर सकता है। लेकिन अगर आपका बच्चा वो नहीं कर पा रहा तो ये बहुत बड़ा चैलेंज। लेकिन आप कह रहे नहीं, जाके किचन से गिलास लेके आओ, जाओ ये गिलास लेके आओ ना, और पानी पियो, चलो पानी पियो, चलो बैठ जाओ, वहां जाके बैठ जाओ। आप उसको दिखा रहे हैं कि कहाँ बैठना था, आप उसको बता रहे कि क्या करना था, आप उसको समझा रहे बार बार कि क्या करना था। 3 साल के बच्चों को 3 स्टेप 4 स्टेप अगर कमांड दे दिया जाए, 3 सेंटेंस में उसको साथ बोला जाए और वो जाके बच्चा कर जा रहा है तो एक्चुअल में वो बच्चा है, नहीं तो बच्चा नहीं है, उस पर खुश होने की जरूरत नहीं है। यही मैं अभी आपको समझाना चाह रहा था। कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि इतना हेल्प दे के अपने बच्चों को काम कराते हैं और वो हैप्पीनेस फील करते हैं।
जो कि राइट वे नहीं है। और मुझे ये लगता है कि अगर आपने इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं किया ना, तो शायद वो आगे जाके उसी एज का रह जाएगा और आपका बच्चा हो जाएगा 10 ईयर का और रहेगा वो 3 ईयर का। मेरे पास एक पेरेंट्स आए, बहुत पहले, बहुत पुराने पेरेंट्स हैं, मैं उनके साथ काम करता था। तो उनका जो बच्चा था वो 1 ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा था, या 1 ईयर मेंटल एज चल रहा था। मैंने उस बच्चे को, 3 साल का बच्चा था, तो मैंने उस बच्चे को कम से कम उसको बनाया 2.5 साल का। 6 मंथ का गैप रह गया था, बस ओनली 6 मंथ। मैंने एक बच्चे के साथ 1 ईयर मेंटल एज के अकॉर्डिंग काम किया और बच्चे की एज एक्चुअल थी 3 ईयर। मैं उसके साथ जब काम कर रहा था, काम करते करते मैंने उसको बना दिया 2.6 ईयर का बच्चा। अब मुझे बस ओनली 6 मंथ के अकॉर्डिंग काम करना था, जो कि मेरे को समझ में आ रहा था कि अगर मैंने 6 मंथ वाला और जैसे कि 3 ईयर वाला अगर काम सिखा दिया तो उसकी सेल्फ लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, सेल्फ ऑब्जर्वेशन ही स्टार्ट हो जाएगा, बच्चा सोसाइटी को देख के नोटिस करके सीखने लग जाएगा। ये जो चीज़ें है ना, मैं इनको बता रहा था और इसी बीच वो खुश हो गए कि नहीं, मेरा बच्चा पहले ये भी नहीं करता था, अब ये कर रहा है, चलो अब सेशन छोड़ देते हैं, अब हम खुद ही कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब वो 6 मंथ के अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो बच्चे के साथ एक गैप बना, वो बच्चा एस्केप करने लग गया। चीजों को ना समझने की एक आदत बनते बनते इतना बढ़ गया कि जब वो बच्चा किसी तरफ ध्यान नहीं देता तो पहले 1 मिनट ध्यान नहीं देता था, धीरे धीरे करके वो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 या 5 मिनट तक ध्यान देने का एक आदत सा बन गया और वो हर चीज को ऐसी करने लगे कि मुझे किसी पे ध्यान नहीं देना है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप अपने बच्चे के साथ काम कर रहे हो, मान के चलिए, और आपका बच्चा उस एज का नहीं बन पा रहा जिस एज का एक्चुअल में है वो, तो हमें खुश होने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स कहते हैं कि हम छोटी छोटी चीजों को अगर सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे मेहनत करना सीखेंगे, हम कैसे नोटिस करेंगे कि हाँ हमें और अच्छा करना चाहिए। मैं उनको ये बताता हूँ कि आप एक्टिविटी बेस्ड बिल्कुल फोकस मत कीजिए, आप ऑब्जर्वेशन बेस्ड फोकस कीजिए काम को। अगर ऑब्जर्वेशन बेस्ड काम फोकस नहीं करेंगे तो आप अपने बच्चों को रटवाने लग जाएंगे। अगर एक्टिविटी कराने के पीछे भागे पेरेंट्स तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि 95% पेरेंट्स यही गलती कर रहे हैं और अपने बच्चों को नॉर्मल नहीं कर पा रहे। ये नॉर्मल होते कब है बच्चे? नॉर्मल जब ही होते बच्चे जब उनका ऑब्जर्वेशन बढ़ता है, जब उनका सोशल स्किल्स बढ़ता है, जब उनका प्ले के ऊपर ऑब्जर्वेशन बढ़ता है, इमिटेशन करवाने के बाद ऑब्जर्वेशन बढ़ता है, ग्रोस मोटर में मेमोरी के ऊपर काम करके ऑब्जर्वेशन बढ़ता है। समझ पा रहे हैं आप? विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स में रीजनिंग देके, सेंसरी रीजनिंग के ऊपर काम करके ऑब्जर्वेशन बढ़ता है, तब जाके मेरा बच्चा अच्छा होता है, तब मेरा बच्चा नॉर्मल होता है। नहीं तो क्या होगा, आप बोलेंगे कि नहीं ठीक कर रहे, अभी हो रहा है, चलो इतना तो कर रहा है, चलो ये एक्टिविटी तो किया, कितनी। मैं अगर बोलूँ कि अगर 2 ईयर के अकॉर्डिंग भी अगर आपका बच्चा है मेंटल एज के अकॉर्डिंग, तो अगर आप एक एक्टिविटी भी पकड़ रहे हैं तो 2 ईयर के अकॉर्डिंग आपको पता है कितनी सारी एक्टिविटी होती है। इतनी सारी एक्टिविटी अगर मैं आपको 2 ईयर के अकॉर्डिंग भेजूंगा ना, तो आप बोलेंगे कि 100 एक्टिविटी कैसे कराएंगे हम अपने बच्चे को। लेकिन एक एक एक्टिविटी करा के अपने बच्चों को खुश करता है पेरेंट्स, और खुश क्या करता है, अपने बच्चों को नहीं, अपने आप को खुश करता है वो। और हमें लगता है कि हाँ एक्चुअल में देखो ये बच्चा है हमारा बच्चा तो इतना करने लग गया है, उसका बच्चा तो इतना भी नहीं कर रहा है। तो हम अपना कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? उनके बच्चे के जिनके बच्चे में ऑलरेडी चैलेंज चल रहे हैं, या उनके बच्चे से जो बच्चे नॉर्मल दिख रहे हैं, जो बच्चे नॉर्मल है, बिल्कुल अच्छा बिहेव कर रहे हैं, जो बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं, उनमें किसी तरह की लर्निंग का इशू नहीं है, किसी तरह का सोशल स्किल्स का इशू नहीं है। तो मैं ये बात कहता हूँ आपसे कि आप अपने बच्चों को जब आप नोटिस करते हैं ना, तो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को नोटिस कीजिए। अगर छोटी छोटी चीज़ों को एनालिसिस करके हैप्पीनेस बनाएंगे तो शायद आप उसी में पड़े रह जाएंगे। मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं, अब मैं बोलूँ कि मेरे पास सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा है, लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा है, मेरे पास जेनेटिक इशू का बच्चा है, मेरे पास ऑटिज्म बच्चा है, मेरे पास वर्चुअल ऑटिज्म का कंडीशन का बच्चा है। अगर मैं सबको छोटा छोटा इंप्रूवमेंट लेकर देखने की कोशिश करूं तो शायद मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं कितनी सारी चीज़ों पे फोकस करूंगा। फिर मैं एक्चुअल में मेरा गोल क्या है, मेरा लास्ट गोल क्या है? क्या ये छोटी छोटी एक्टिविटी करा के मेरा लास्ट गोल क्लियर होगा? नहीं, मेरा लास्ट गोल जब ही क्लियर होगा जब मेरा बच्चा उस काम को अपने आप करेगा और उस काम को उस मेंटल एज के अकॉर्डिंग करेगा जिस एज का एक्चुअल में बच्चा है। तब जाके हमें लगे कि नहीं मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। दूसरी बात, एक बात और समझते हैं कि अगर आपका बच्चा कुछ कर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन बढ़ाने के ऊपर काम करो, मेमोरी के बढ़ाने के ऊपर काम करो, रीजनिंग बढ़ाने के ऊपर काम करो, आप अपने बच्चे के है ना स्किल्स पे कितने स्टेप में चल रहा है बच्चा उस पर काम करो, इमिटेशन कैसे कर रहा है बच्चा उस पर काम करो। मेरे पास पेरेंट्स आता है, ये तो कोई बताता ही नहीं है, ये तो थेरेपिस्ट नहीं बताता, ये तो समझाता नहीं है कोई थेरेपिस्ट कि हाँ कैसे काम करना चाहिए, वो तो ये बता देता है कि एक्टिविटी करा लो। ऐसे काफ़ी सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि एक्टिविटी। थेरेपिस्ट को अगर आप प्रेशर देंगे तो वो आपको ये बताएगा कि ऑब्जर्वेशन कैसे बढ़ता है।
लेकिन अगर आपको ये नहीं बताया जा रहा कि हम कैसे कैसे इसका ऑब्जर्वेशन बढ़ा रहे, तो ये बहुत बड़ी गलती है। दूसरी बात ये, पेरेंट्स भी कई बार बहुत ईजी लेने की कोशिश करते हैं, नहीं हमें एक्टिविटी बता दो, मुझे समझ में नहीं यार, मुझे एक्टिविटी बता दो, मैं एक्टिविटी कर लूँगा। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आते हुए यूट्यूब पे कि सर मुझे एक्टिविटी बता दी जाए, मैं ओनली एक्टिविटी कर लूँगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। हम उनको फिर हमें उनको एक्टिविटी बतानी पड़ती है, लेकिन मैं उनको पीछे लगा रहता हूँ कि नहीं ये भी समझो आप, नहीं ये भी समझो आप, और ऐसे भी समझो और इस तरीके से भी समझो। तो जब मैं उनके पीछे पड़ा रहता हूँ, जब उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो वो पेरेंट्स जब समझने वाले हो तो वो रुकते हैं, जो नहीं समझने वाले वो फिर एक्टिविटी के पीछे भागते। फिर वो बोलते हैं देखो मेरा बच्चा इतना तो कर रहा है कम से कम, और वो कम से कम के चक्कर में अपने बच्चे की ज़िंदगी खराब करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एनालिसिस कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि हाँ आपने प्रॉम्प्ट देके कोई काम कराया, बच्चों को इशारे देके कोई काम कराया, बार बार बोल के कोई काम कराया, और आपको लग रहा है ये तो मेरा बच्चा कर रहा है। फिर पेरेंट्स मेरे को पता है हमारे फील्ड को ना लोग इस तरीके से लेते हैं कि कितना ईजी फील्ड है ये। मतलब ऐसा लेते हैं कि हाँ ये करा लेंगे, प्ले ही तो करना है, काम ही तो कराना है, हम करा लेंगे, बार बार सिखा देंगे, ऐसा बिहेव करते हैं। आपको मैं बताऊं, बहुत सारी टेक्निक का यूज किया जाता है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन का यूज किया जाता है, बहुत सारे टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक को यूज करना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉम्प्ट को समझना पड़ता है हमें, बहुत सारे स्किल सेट को समझना पड़ता है, बिहेवियर को समझना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि आपका बच्चा ये नहीं कर रहा है चलो ये करा लो और हो जाएगा, काम बन जाएगा। इतना ईजी नहीं है कोई काम करा लेना बच्चे से। अगर काम करा भी रहे हो ना तो बिना हेल्प के काम करा के देखो, कोई भी काम कराइए, इशारा मत दीजिए, कोई भी काम कराइए, आंखें मत दिखाइए, कोई भी काम कराइए, बार बार बोलिए नहीं, कोई भी काम कराइए उसको स्टेप बढ़ा के काम कराइए, तब देखिए अगर आपका बच्चा अगर एक्चुअल में कर रहा है तो फिर वो कर रहा है, नहीं तो हम बोलते हैं कि नहीं ये तो मेरा बच्चा कर रहा है, मेरा बच्चा इस चीज़ को समझ रहा है, मेरा बच्चा इस चीज़ को अच्छे से समझ लेगा और आगे भी कर लेगा। आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, आपका बच्चा 10 ईयर का हो जाता है, तो आपका बच्चा फिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ वो 6-7 ईयर से ऊपर जाने लग गया वो बच्चा फिक्स होने लग जाता है। कैसे होने लग जाता है फिक्स? कि अगर मैंने बोला रेड कलर तो रेड कलर है, फिर इसमें डिफ्रेंशिएशन करना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा उसके लिए। जो बच्चे जो पेरेंट्स छोटी छोटी चीज़ों को लेके इम्प्रूवमेंट फील करते हैं और बहुत खुश होते हैं ना, उन बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि वो बस रटवा रहे होते हैं अपने बच्चों को, और रटवा के खुश होते हैं। ये एक्टिविटी कर लिया मेरे बच्चे ने, आप रटवा रहे हो, आप एक एक्टिविटी करो, उसमें कुछ चेंजेस करो और फिर देखो खुद से वो कितना एनालिसिस कर रहा है। अगर वो खुद से एनालिसिस कर रहा है तब समझना कि आपका बच्चा उस पर समझदारी दे रहा है। एक एक्टिविटी पकड़ लिया, उसको 10 डेज रिपीट किया और आपका बच्चा सीख गया, फिर दूसरी एक्टिविटी पकड़ा, फिर 1 मंथ रिपीट किया, फिर सीख गया। तो रट रहा था बच्चा। किसी भी बच्चे को अगर आप एक ही चीज बार बार करवाते रहेंगे तो बच्चा लर्निंग ले लेगा और हमें लगेगा कि नहीं वो तो राइट वे में चल रही चीजें। रीजनिंग इंप्रूव नहीं करते पेरेंट्स, इमेजिनेशन इंप्रूव नहीं करते पेरेंट्स, क्रिएटिविटी इंप्रूव नहीं करते पेरेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव नहीं करते पेरेंट्स, सिर्फ सेंसरी अटेंशन हाइपर एक्टिविटी, सेंसरी अटेंशन हाइपर एक्टिविटी, इसी के पीछे घूमते रह जाते। क्यों घूमते रह जाते? क्योंकि वो एक्टिविटी बेस्ड काम करते हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड काम नहीं करते। अप्रोच उनका गलत होता है कि हाँ उनको ये समझ में नहीं आता कि आज मेरा बच्चा कहाँ था, कल कहाँ जाएगा, कल कैसे खुद से सीखेगा। ये खुद से सीखने वाला अप्रोच तो है ही नहीं कहीं पे। बस कि हाँ हम सिखा रहे हैं अब सीख जाएगा बच्चा, हम सिखा रहे हैं सीख जाएगा बच्चा। फिर हम बोलते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं बच्चों को, फिर हम बोलते हैं कि हम तो एक्टिविटी कराते हैं बच्चों को। आप मेडिकल भी इशू भी बोलते हैं, फिर साथ के साथ ये भी बोलते हैं कि नहीं ये तो प्ले है, इसमें तो यही करना होता है। ये साइंस भी है और आर्ट्स भी है। और हम पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं हम तो ये करा लेंगे, ये ग्रोस मोटर एक्टिविटी तो हम करा लेते हैं। लेकिन ग्रोस मोटर एक्टिविटी में ना विजुअल पे ध्यान दे रहे हैं, ना ऑडिटरी लेवल पे ध्यान दे रहे कि विजुअल लेवल पे कैसे समझ रहा होगा बच्चा। मेरा बच्चा ऑडिटरी कमांड फॉलोइंग के साथ ग्रोस मोटर कैसे समझ रहा होगा, मेमोरी को यूज करके कैसे समझ रहा होगा, सीक्वेंसिंग का यूज कैसे करके सीख रहा होगा, इमिटेशन का यूज कैसे करके सीख रहा होगा ग्रोस मोटर। ग्रोस मोटर में बस एक ही चीज़ नहीं, मेरा ग्रोस मोटर स्किल्स के ऊपर एक वीडियो रिसेंट वाला वो जाके देखिएगा, आपको समझ में आएगा एक्चुअल में ग्रोस मोटर स्किल्स क्या है। जो पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे उनको लिखना पड़ेगा मेरी बातें। अगर आप लिख के समझेंगे तो ही एक्चुअल समझ पाएंगे मेरी वीडियो को। मेरी वीडियो पे नोट्स बनाना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको मेरी बातें समझ में आएगी। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मैंने बस प्ले कराया है, अच्छा मैंने तो ब्रश रगड़ते हुए देखा था, मैंने तो झूला झुलाते हुए देखा था, झूला ही तो झुला रहे थे वो, ऐसे ही तो झुला रहे थे, तो ये झूला झुलाते रह जाओगे आप, ब्रशिंग कराते रह जाओगे आप, जंपिंग कराते रह जाओगे आप। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि जंपिंग के पीछे कितने सारे कॉजेज है, कितने सारे वेरिएशन होते हैं। और हम ये बात करते हैं कि हम थेरेपी करा रहे हैं।
फिर हम छोटा सा काम करने लग जाता है मेरा बच्चा, फिर हाँ मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा कर रहा है। अप्रिशिएट करो, इनिशिएट करो, अच्छी बात है कि कर रहा है, लेकिन वो जो कर रहा है वो नहीं चाहिए था हमें चाहिए था कि मेरा बच्चा ऑब्जर्वेशन कैसे दे रहा है किसी एक्टिविटी के ऊपर। समझ पा रहे हैं आप कि किसी भी एक्टिविटी को अगर मैं सिखा दिया और सिखाने के बाद जब उसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, अगर बच्चा खुद से एनालिसिस कर रहा है, अगर मैं वो एक्टिविटी सिखा दिया, सिखाने के बाद वो एक्टिविटी को हाइड कर रहा हूँ, उस पर वो बच्चा मेमोरी का यूज कर रहा है, तो समझ लीजिएगा कि बच्चा अच्छा कर रहा है। अब पेरेंट्स कह रहे हैं ये क्या बात हुआ, ये क्या समझा रहे हो आप, ये तो समझ में नहीं आ रहा है हमें, ये कैसी चीज़ें बता रहे हो आप। तो मेरी वीडियो जाके चेकआउट कीजिए, बाकी वीडियो भी देखिए, बड़े बड़े वीडियो 1 आवर की 2 आवर की वीडियो जिसमें मैंने बहुत डिटेलिंग की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। उन वीडियो को पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता देखने के लिए, फिर बोलते हैं कि हाँ हम तो थेरेपिस्ट के पास जाते थे लेकिन रिजल्ट नहीं आया हमारे बच्चे में। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने नहीं समझा। थेरेपिस्ट कोई समझेगा? फिर आपके पास टाइम नहीं है 1 घंटे का वीडियो देखने का, समझने का, एनालिसिस करने का, तो आपके थेरेपिस्ट क्यों समझेगा आपके बच्चे को? पैसे मिल रहा है इसलिए समझेगा। पैसे ले लेने से स्विमिंग नहीं आ जाती है। कहीं आप बच्चों को स्विमिंग कराने लेकर जा रहे हो और ट्रेनर ही अच्छा ना हो और पैसा खूब बर्बाद किए जा रहे हैं आप, तो क्या स्विमिंग सीख लेगा बच्चा? नहीं सीखेगा। उसको सिखाना पड़ेगा स्टेप। इस बात को अगर जो पेरेंट्स समझ रहे हैं उन बच्चों में बहुत ड्रेस्टिक चेंज आ रहा है। काफ़ी सारे पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आता है, वो बोलते हैं कि हाँ आपकी वीडियो से मेरे बच्चे में मैंने ये काम किया और ये रिजल्ट मिला मुझे। क्यों? क्योंकि वो एक एक स्टेप को लिखते हैं मेरे वीडियो से और फिर एक स्टेप पे एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं, फिर पढ़ के फिर समझते हैं, फिर जाके अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ सर क्या कह रहे थे इसमें, फिर अप्लाई करते हैं। तब जाके बच्चा उस लेवल पे पहुंचता है जहाँ से हमें फील होगा कि नहीं मेरे बच्चे में वो सारी चीज़ें जो मैं चाहता था। और इस तरीके से जब आप काम करोगे बच्चों के साथ, तब जाके आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके जब खुश होंगे तो शायद ये आपकी एंजाइटी आगे जाके बना लेगा। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अपने बच्चों को इस तरीके से बनाइए कि हाँ कोई देखे तो बोले ना कि इस बच्चे में चैलेंज है। ऐसा बनाने की कोशिश करना होता है हमें। ये नहीं कि हाँ ऐसे ही रहेगा, मेरा बच्चा तो बीमार है। कई बार मैं तो ये भी सुनता हूँ कि हाँ बच्चा ठीक नहीं हुआ, तो बच्चा उस लेवल पे नहीं पहुँचा जिस लेवल पे चाहते हैं आप, तो बोल देते कि नहीं मेरा बच्चा तो ऑटिज्म था, ऑटिज्म तो कभी ठीक नहीं होता। तो आप इतनी दुनिया से क्या कर रहे थे? पहले ही छोड़ देते। आप पहले ही छोड़ देते जब ठीक नहीं हो सकता था, जब वो नॉर्मल की तरफ नहीं जा सकता था। तो नहीं ऑटिज्म तो ऐसी होता है, ऑटिज्म में तो कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ नहीं हो सकता तो इतना पैसा बर्बाद क्यों किया आपने? जो और कर रहे हो उनको भी जाके मना कर दीजिए। क्या उनका होप आप छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़वा सकते आप उनका होप, क्योंकि वो अभी भी मान के बैठे कि मेरा बच्चा एक दिन ऐसा आएगा कि हाँ मेरा बच्चा सारा काम करने लग जाएगा। वो इस बात को लेके बैठे हुए पेरेंट्स। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि फालतू की चीज़ों में दिमाग ना लगाए, बच्चे को समझे, बच्चे पे एनालिसिस करे, उसके कॉज को समझे। ये फील्ड, ये प्रोसेस, ये जो थेरेपी प्रोसेस है ना, ये मांगता है, ये मेहनत है और ये पेरेंट से मेहनत मांगता है, थेरेपी से गाइडेंस मांगता है। अगर एक थेरेपिस्ट आपको गाइड नहीं कर पा रहा, आपको एजुकेट नहीं कर पा रहा, कि आपको समझा नहीं पा रहा कि आपको कैसे काम करना चाहिए, कैसे स्टेप लेना चाहिए, कैसे आप अपने बच्चों को एज के अकॉर्डिंग आगे लेकर जाओगे, तो वो सही राइट वे नहीं है। तो हमें काम करना है समझदारी के साथ, हमें काम करना है कि हम बच्चे के साथ एनालिसिस करें, हम समझे बच्चों को और बच्चे के ऊपर काम करें। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।